अस्सलाम वालेकुम। PI के अजीज साथियों, मोहम्मद असलम आसी आपसे मुखातिब। आज मुझे गुफ्तगू करनी थी कम्यूटेशन के बारे में, लेकिन मेरी पिछली वीडियो जो अब तक आ चुकी हैं उसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने ये सवालात उठाया है कि आप जो जिक्र करते हैं कि PI से एम्प्लॉइज़ एंड कॉकपिट क्रू पेंशन फंड established under Section 58 to the Income Tax Act 1922। ये इनकम टैक्स एक्ट 1922 है क्या, हमें ये भी नहीं पता। मेरे अजीज साथियों, मैं आज की वीडियो में इस पर आपको ब्रीफिंग दूंगा। इनकम टैक्स एक्ट 1922 ये बुनियाद तौर पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 है। इसकी सवाल पैदा होता है कि हमें अपना पेंशन फंड इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 के तहत रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मैं आपके इल्म में ये बात लाऊं कि इनकम टैक्स एक्ट 1922 का चैप्टर 9 जो है वो ये बताता है कि जब आप अपने रेवेन्यू पर, अपने एक्सचेकर पर, अपने प्रॉफिट पर इनकम टैक्स जो लगता है उसका एग्जेम्पशन लेना होता है। आपके इल्म में होगा कि 11 मार्च 1955 को PIA वजूद में आई और उसके बाद 20 साल तक PIA जो है वो अपने रेवेन्यू पर इनकम टैक्स अदा करती रही। इसी असना में जब पाल्पा के लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि हम जो फंड बनाया हुआ है इसको रेगुलेट किया जाए, तो उसी वक्त PIA ने 2-3 कंसल्टेंट से ये मशवरा किया कि हमें आप इस तरह की रहनुमाई दें कि हम अपने रेवेन्यू पर जो एग्जेम्पशन है वो हासिल कर सकें, रिबेट हासिल कर सकें। तो इस सोच के तहत PIA ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अपना केस लेकर गए। उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 1922 के चैप्टर 9 के तहत ये तजवीज़ किया कि अगर आप अपने आप को इसके तहत रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपका मसला रिबेट का, एग्जेम्पशन का हल हो सकता है। चुनाचे PIA ने यह तय किया कि हम इनकम टैक्स एक्ट 1922 के तहत अपना एक फ़ंड एस्टेब्लिश करते हैं। जो फंड इरिवोकेबल ट्रस्ट के तहत एस्टेब्लिश होगा, इसलिए कि इनकम टैक्स एक्ट की जो दफ़ा 58O जिसके तहत अप्रूवल्स होती हैं और 58P जिसके तहत कंडीशंस फॉर अप्रूवल लिखी हुई हैं, उस 58P में ये लिखा हुआ है कि आपको नंबर 1 एक इर्रिवोकेबल ट्रस्ट डीड एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। दूसरी बात वाज़े तौर पर उसमें लिखी है, उसकी क्लॉज C में, 58P की क्लॉज C में ये बात लिखी हुई है कि PIA शैल बी ए कंट्रीब्यूटर टू द फंड। जो मैं आपसे जिक्र करता हूँ ना कि PIA कंट्रीब्यूटर है, ये आज खुद PIA कंट्रीब्यूटर नहीं है, बल्कि जो ट्रस्ट डीड बनी है उसके तहत, इसलिए कि इनकम टैक्स एक्ट 1922 की
जो क्लॉज है 58P, जो जिसका टाइटल है कंडीशंस फॉर अप्रूवल, उसकी क्लॉज सी में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर शैल बी ए कंट्रीब्यूटर टू द फंड। तो रुफ़का अजीज, जब ये शर्त PIA ने कबूल कर ली कि ठीक है हम एक ट्रस्ट डीड एस्टेब्लिश करते हैं, और वो ट्रस्ट डीड में PIA हर एम्प्लॉय की सैलरी का कम अज़ कम 2% और ज़्यादा से ज़्यादा 25% सालाना इस फंड में डालेगी, तो इस बेस पर ये ट्रस्ट डीड अप्रूव हुई। आपके इल्म में ये बात रहनी चाहिए कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये इनकम टैक्स एक्ट 1922 और ट्रस्ट एक्ट 1882 शायद एक ही चीज़ है। मुझे याद है कि मैं और मोहतरम कैप्टन जावेद अफजल साहब एक बार पर्सनल पॉलिसी डिवीज़न में गए, और वहाँ जो साहब बैठते हैं तो उनसे कहा कि ये जो ट्रस्ट डीड के बारे में लिखा है, तो ये ट्रस्ट डीड की आपके पास कोई कॉपी है इनकम टैक्स एक्ट 1922 के हवाले से? तो मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उन्होंने हमारे सामने ट्रस्ट एक्ट 1882 की कॉपी सामने ला दी। हालांकि ये ट्रस्ट एक्ट जो है ये प्राइवेट ट्रस्ट है, जिसका ताल्लुक़ हमारे यहाँ जो हम लोग ज़मीनों को वक्फ़ करते हैं अल्लाह की राह में, ताकि वहाँ पे कोई मस्जिद कायम हो सके, कोई मदरसा कायम हो सके। ये जो ट्रस्ट एक्ट 1882 है, ये बुनियादी तौर पर उन ट्रस्ट को डील करता है जो प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं। लेकिन वो ट्रस्ट जो किसी भी अदारे के रेवेन्यू को इनकम टैक्स के लिए बनाने के लिए, इनकम टैक्स से छूट देने के लिए, या उसका रिबेट लेने के लिए, या उससे एग्जेम्पशन के लिए जो बनाया जाता है, वो इनकम टैक्स एक्ट 1922 के तहत बनता है। और इसमें बुनियादी शर्त 3 हैं। आप साथी तमाम ये बात पूरी तरह सुन लें, समझ लें। पहली शर्त उसके अंदर यह है कि एक इर्रिवोकेबल ट्रस्ट बनेगा। जो हमारा यहाँ पे ट्रस्ट बना 5 मई 1977 को, वो ट्रस्ट डीड इर्रिवोकेबल है, और उस ट्रस्ट डीड के अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती, इल्ला ये कि जब तक वो CBR से प्रायर अप्रूवल न ले और बेनिफिशरीज का कंसेंट शामिल हो। दूसरी बात, PIA जो है उसका इस PIA से एम्प्लॉइज एंड कॉकपिट क्रू पेंशन फंड से PIA का सिर्फ एक ही ताल्लुक है, वो ये है कि PIA कंट्रीब्यूटर है। इसके अलावा PIA उसके ना पैसे के मामले में कोई अमल दखल रखती है, और ना उसके अंदर उसको इन्वेस्ट करने में, कहीं जमा कराने में, कहीं लगाने में PIA का कोई ताल्लुक नहीं। ये PIA इसलिए कर रही है कि आप लोग सोए हुए हैं। अगर आप लोग सोए हुए ना होते तो आज हमारी ये हालत ना होती कि हम अपनी पेंशन का रोना रो रहे हैं कि हमारी पेंशन इतनी कम है कि हम किसी को बताते हुए शर्म महसूस करते हैं। मेरे अजीज साथियों, इंशाअल्लाह आपकी आगाही, आपकी रहनुमाई के लिए मैं आपको अपनी इन वीडियोस के ज़रिए आगाही देता रहूँगा। छोटी छोटी वीडियोस आपकी रहनुमाई करेंगी, और मेरी ये वीडियोस इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होगा, जिसकी बुनियाद पर आप किसी को ये बात समझा सकते हैं कि हमारी पेंशन का मंबा क्या है, हमारी पेंशन का PIA में क्या रोल है, और हमारी पेंशन किस एक्ट के तहत कंट्रोल होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात आज समझ आ गई होगी कि PIA
امپلائیز اینڈ کاکپٹ کرو پینشن فنڈ جو ہے اس کو انکم ٹیکس ایکٹ 1922 کے تحت منظور کروانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اس لیے کہ اس میں پی آئی اے کو اپنی غرض تھی، ہمارا کوئی اس میں اس نے فائدہ نہیں سوچا. ہمارا تو آج تک نقصان ہی ہو رہا ہے کہ اس ٹرسٹ کی کاپیاں ہی سرے سے پی آئی اے نے غائب کر دی ہیں اپنے فائلوں سے. اور آج جب آپ کسی سے پوچھیں کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ پی آئی اے کے اندر آپریٹو ہے تو میں یہ بات پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 99.9% لوگوں کو اس ٹرسٹ ڈیڈ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. اور جو لوگ اس وقت فائنانس میں یا ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو خیر حال ہی بہت مختلف ہے. انہیں تو یہ نہیں پتا کہ ڈی بی اور ڈی سی پینشن کا فرق کیا ہوتا ہے. بہرحال میں یہ امید کرتا ہوں کہ آج جو میں نے آپ کو معلومات دی ہیں یہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور میری اس معلومات کو آپ زیادہ سے لوگوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو کمیونیکیشن اور گریچوٹی کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا. یہ کیا ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور یہ کیا ظلم آج بھی ہو رہا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ تمام افراد جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری اس ویڈیو کو پہنچائیں اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب تمام لوگ یک زبان ہو کر اس بات کے لیے کھڑے ہوں گے اور میرا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنی منزل پائیں گے. السلام علیکم.